जय श्री कृष्णा। सनातन शक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजिता अग्रवाल। आज हमारे साथ हैं नीरज अत्री जी। आपने स्कूल बुक्स एंड नैरेटिव बिल्डिंग पर बहुत काम किया है। आप बहुत ही सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं और कठिन से कठिन विषय को बहुत ही सरल और लॉजिकल तरीके से समझाते हैं। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मेरा जो भी कुछ कुरान के बारे में समझ है, वो नीरज अत्री जी के वीडियोस देख के ही मैं प्रेरित हुई और उसके बाद ही मैं कुरान को पढ़ पाई। नीरज अत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ नीलेश जोशी जी भी हैं। नीलेश जोशी जी इज द फाउंडर एंड मोटिवेटर ऑफ सनातन सनातन शक्ति। नीलेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीरज जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप आए हमारे चैनल पे। लेट मी टेल यू समथिंग। मेरी ये जो चैनल चालू की ना, उसके प्रेरणा स्रोत में मेन जो लोग हैं उसमें आप भी हो। जी, बहुत धन्यवाद। क्योंकि सबको देश सेवा करनी पड़ेगी और आप बहुत अच्छी तरह से करते हैं। हम आपके लेवल पे या आपकी तरह नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा कर पाए। जी, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई ये बात कहता है, क्योंकि मेरा चैनल का उद्देश्य भी यही है कि जितने अधिक से अधिक लोग जुड़ें और अपने स्तर पर ये काम को आगे बढ़ाएँगे, उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि एक नीरज अत्री के किए होने वाला काम नहीं है, हमें तो हज़ारों लोग ऐसे चाहिए जो ये काम करते रहें। जी। आज नीरज जी, थोड़ा सब्जेक्ट वो आपके सब्जेक्ट से थोड़ा अलग हो जाएगा, लेकिन आप दूसरे सब्जेक्ट जो पंजाब का पॉलिटिक्स है, उसमें भी मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े चैंपियन हो। नहीं, पता नहीं चैंपियन शब्द कहना चाहिए नहीं, लेकिन क्योंकि पंजाब का हूँ इसलिए कुछ तो जानकारी है मुझे उसके। ये चैंपियन शब्द मुझे रवि रंजन जी ने दिया था, इसलिए मैंने आपको ये वापिस किया। मैं क्रेडिट भी जिसको ड्यू है उसको दे दूंगा कि रवि रंजन जी ने आपके बारे में मुझे जो मुझे मालूम था उससे ज्यादा बताया आपके बारे में जी, जी। में। एनीवे, नीरज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे श्रोतागण को, प्रेक्षकों को, और आपका भी बहुत फैन फॉलोइंग है, तो रिक्वेस्ट करिए कि हमारे चैनल को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि क्या हम भी आपकी तरह थोड़ा बहुत काम कर सके। जी, जी। मैं सभी दर्शकों से संसार भर में जहाँ भी हैं, सभी से निवेदन करूँगा कि नीलेश जी जो काम कर रहे हैं, जो उनका चैनल है, उसे बढ़-चढ़ के सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि अ, आज तक मतलब सोशल मीडिया के एडवेंट से पहले अगर हम कहें, तो हमें सनातन धर्म वालों को, हिंदुओं को, वैदिक धर्मियों को, आप नाम जो मर्ज़ी रख लें, उन्हें अपनी बात रखने का ना तो कोई मंच था, ना कोई साधन होता था। केवल हमें सुनाया जाता था, हमें बताया जाता था, हमारे ऊपर कटाक्ष किए जाते थे। और अब ये जो शक्ति हमें मिली है, इसका सदुपयोग करें और नीलेश जी जैसे जो भी लोग सनातन धर्म के लिए काम करते हैं, उनके हाथों को सशक्त बनाएँ, सपोर्ट करें, शेयर और ये कोई कठिन काम नहीं है, हर कोई घर पे बैठे-बैठे ये काम कर सकता है। इसमें आपको सड़क पे नहीं आना, कोई दंगा-फसाद नहीं करना। डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, आप उन्हें यूज़ कीजिए, अपने घर के ड्राइंग रूम के कम्फर्ट में बैठ के करना है। ये तो बेयर मिनिमम है जो सबको करना चाहिए और इससे अधिक सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन बेयर मिनिमम इतना तो सभी को करना चाहिए, ये मेरा निवेदन है सभी से। ओके नीरज जी, जो दूसरे दर्शक आए हैं उसका सबका आभार। नाम से तो लेना मुश्किल है, लेकिन आप सब लोग आए चैनल पे, तो आपका सबका आभार है। वेलकम है, आप आते रहिए। और आपको सुझाव भी है, आपको क्वेश्चन भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं नीरज जी से। नीरज जी नॉलेज बहुत है। अच्छा नीरज जी, अभी मेन सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। जो आपका डोमेन है पंजाब पॉलिटिक्स, तो आजकल जो पंजाब पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट हुआ है, कांग्रेस ने, यानी एंटोनियो माइनो ने जो किया है, नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना के अमरिंदर सिंह की पंखे थोड़ी काटने की कोशिश की, उसका थोड़ा पावर काटने की कोशिश की है। जी। अमरिंदर सिंह की वजह से तो कांग्रेस जीती थी, और उसकी वजह, उसने तो ना बोल दिया था राहुल गांधी को भी उधर जाने के लिए। तो हुँ। ये मामले में थोड़ी आप रोशनी डालिए, आपको क्या लगता है, कांग्रेस का भला होगा या नवजोत सिंह सिद्धू सेल्फ गोल करके कांग्रेस को हरा देगा? जी। देखिए ऐसा है कि ये जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं, ये अगर हम नेशनल पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये कांग्रेस की वही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी है कि आजकल वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पे चले हुए हैं, कि जहाँ-जहाँ भी उनका काम है, जो किसी भी कारण से हो, उसको वो कम करने या उसको नष्ट करने में
जितना हो सकता है उतना काम कर रहे हैं। असल में इसमें नीलेश जी, इसमें अगर हम देखेंगे ना तो हुआ क्या कि जो हमारे देश में जो रूल्स हैं, जो नियमावली बनी है पार्टीज के लिए, उसमें पार्टी प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा पावर्स है कि वो ऑलमोस्ट पार्टी का कर्ता धर्ता जैसा है कि बाकी सब सेकेंडरी पोजीशन, टर्शरी तो छोड़ दीजिए कि पहले 10 पोजीशंस पे सारी की सारी पावर जो है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। अब क्योंकि आज की जो कांग्रेस है, पहले वाली पे अभी आज हम कमेंट ना करें तो अच्छा रहेगा। आज की जो कांग्रेस है वो सत्तालोलुप तो खैर सदा से ही रही थी, लेकिन अभी उनका एजेंडा है देश को नष्ट करने का। और एंटोनियो मायनो के कारण उनका एजेंडा है हमारे देश में जो सनातन धर्म है उसे भी येन केण प्राक्रेण समाप्त करने का। तो ये तभी हो सकता है जब उनका और इसमें स्पेशली अगर मैं मिशनरी लॉबी का रेफरेंस दे दूं तो मिशनरी लॉबी का कब्जा होना चाहिए। जब तक सोनिया गांधी है वो इस गद्दी को छोड़ेगी नहीं, वो माँ और बेटे के बीच में ही वो ऑसिलेट होती रहेगी। क्योंकि इसमें से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो जो मिशनरी लॉबी ने इतनी मेहनत करके, इतनी मैनिपुलेशंस करके इस महिला को वहां पहुंचाया है, वो उनका पर्पस डिफीट हो जाएगा। इसलिए आप देख लीजिए कि संसार भर में थू थू हो रही है, लेकिन फिर भी ये माँ और बेटा उस सत्ता को नहीं छोड़ेंगे। और उसी को आप एक्सटेंड करके अब चंडीगढ़ में इसमें पंजाब में ले जाइए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह बाकी कांग्रेसियों की तरह उन्हें भी सर झुकाना पड़ता है जनपद के आगे। वो भी जाते हैं वहां सत्ता के गलियारों में। जब वो पहुंचते हैं तो एक चीफ मिनिस्टर को, और वो भी इतने पढ़े लिखे को और जिसे लोग सभ्य समझते हैं, उसे केवल इसीलिए इस तरह की ह्यूमिलिएशन दी जा रही है कि वो जो कांग्रेस का या सोनिया गांधी का या मिशनरीज का, ये सब एक ही चीज है। मैं बार बार इसको दोहराऊंगा नहीं कि इनका जो प्यादा है, जो लेटेस्ट प्यादा है, उसको वहां पूरी तरह से अकोमोडेट नहीं कर रहा है। तो इसमें मुझे कैप्टन पे तरस भी आता है, अमरिंदर सिंह पे, कि उसने बहुत मेहनत की पंजाब में और उसी के कारण, मतलब एक फैक्टर देखिए, कभी भी किसी चीज में एक अकेला फैक्टर तो नहीं होता, कई छोटे फैक्टर और भी हैं, लेकिन ये ठीक है कि अमरिंदर सिंह के कारण ही वहां पर कांग्रेस सत्ता में आई। डिस्पाइट इन माँ और बेटे ने जो मूर्खताएं की, जो बेवकूफियां की, उनके चलते भी उनको सत्ता में ले आया। लेकिन अब जो ये जोकर है, जो नवजोत सिद्धू, उसे ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के सर पे बिठाने का प्रयास है और मुझे लगता है इनको बहुत बुरी तरह से बैकफायर करेगा। और जैसा कि देश भर में हम देख रहे हैं, ये वो फुटबॉल में कहते हैं ना, सेल्फ गोल करने वाला काम किया है इन्होंने। तो मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा काम किया है, हमारी सभ्यता के लिए तो बहुत अच्छा रहने वाला है। जी। आपको लगता है कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़ देंगे या भाजपा में आएंगे या अपनी पार्टी बनाएंगे? ये तो गेस करना बड़ा मुश्किल है कि वो क्या करेंगे, लेकिन वो सिद्धू को हटाने की जरूर कोशिश करेंगे। उसको किसी भी तरह से जो अंडरहैंड कुछ भी मेथड जो होते हैं वो लगा के जरूर, क्योंकि कैप्टन की इन्होंने क्या किया, पंजाब में कैप्टन को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। जो इसने काम किया था उसको बिल्कुल अंडरमाइन करते हुए उस जोकर को साथ में उसके समकक्ष लाने का प्रयास तो कर लिया, लेकिन अब कैप्टन अमरिंदर के लिए बहुत मुश्किल है। उसके साथ कोई उन्होंने कोई वो हनी ट्रैपिंग करके कुछ ऐसा मटेरियल तैयार कर रखा तो बात अलग है, लेकिन अगर वैसा नहीं है तो कैप्टन क्या करेंगे वो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये डेफिनेटली है कि इनकी जो बर्तन है वो आपस में खड़कते जरूर रहेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। अभी को विजेता सिंह अग्रवाल जी को देता हूं, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे दर्शकों की ओर से और अपनी ओर से। विजेता जी, आपका स्वागत है। नीरज जी, ये जो आजकल राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं वो संदीप हैं, जो जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 2007 में। तो जिस तरह की मूर्खतापूर्ण कांग्रेस पार्टी हरकतें कर रही है, तो क्या ऐसा है कि ये चूंकि लेफ्टिस्ट है, ये जानबूझ के कांग्रेस को पूरी तरह खत्म करके
ये आप जैसी लेफ्ट ओरिएंटेड पार्टीज को लाना चाहते हैं, इसलिए ये कांग्रेस का इतने बड़े बड़े मसलों में गलत डिसीजन ले रही है कांग्रेस? अ, नहीं, ऐसे मैं इसको ऐसे नहीं देखता हूँ। जी हुआ क्या है कि आज से अगर आप 9-10 साल पीछे चले जाएं, जी तो इन्हें लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल के रूप में एक और इनको ऐसा व्यक्ति मिल गया जो देश तोड़ने में एक अच्छी भूमिका निभा सकता है। जी तो उसे बैकएंड से सपोर्ट किया जा रहा था। जी 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 और जैसे ही दिल्ली में इन्होंने कब्जा किया, तो इनकी जो आकांक्षाएं थी वो उधर से काफी बढ़ गई। और जी जो दूसरा काम हो रहा था, राहुल गांधी बार बार इनको डिसअपॉइंट करता जा रहा था, इन लॉबीज को। तो अरविंद केजरीवाल का ग्राफ जैसे जैसे ऊपर जा रहा था, उसका नीचे आ रहा था। लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली, या हमारे लिए तो फॉर्चुनेटली, क्या हुआ कि दोनों अल्टीमेटली तो अपने आप को जोकर रिवील कर चुके हैं। तो अब ये जो लॉबी है वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और आप इनके जो पिछले कुछ कदम देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ऐसी हरकतें व्यक्ति तभी करता है, कोई भी संस्था भी तब करते है, जब वो पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तो जो आपने अभी जेएनयू वाली बात की, एक्चुअली है क्या कि मोदी के सत्ता में आने के बाद इन्हें अपनी सिचुएशन थोड़ी प्रिकैरियस लगने लगी। और दूसरा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, कि सोशल मीडिया ने इनकी पावर को बहुत ज्यादा डिमिनिश कर दिया है। तो एज अ रिजल्ट अब उन्हें जो सर्वाइवल स्ट्रेटेजी बेस्ट लग रही है वो है कि अपने आप को कंसोलिडेट करके एक यूनिफाइड ऑपोजिशन प्रेजेंट करने की कोशिश करना। अब उसमें भी आगे इनके दो दो तरह की स्ट्रेटेजी काम कर रही है अभी। एक ये कि अपने आप को फ्रंट से यूनाइटेड नहीं दिखाना, लेकिन बैक एंड से अपने आप को यूनाइट करके अपनी जो अलग अलग क्या कहें उसे, यूएसपीज हैं, उनको क्लब करके एंटी मोदी एंटी बीजेपी एक फ्रंट बना लेना। और एंटी मोदी एंटी बीजेपी केवल इसीलिए है कि उन्होंने जो देश और धर्म है उसका विनाश करना है। और अगर उस लाइट में आप देखेंगे तो इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं वो इनकी डेस्परेशन और फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि इलेक्टोरेट और सोशल मीडिया दोनों ने ही इन दोनों इनके प्यादों को रिजेक्ट कर दिया है। तो दैट इज व्हाई दे आर मेकिंग सच फूलिश मूव्स और डेस्परेट मूव्स, आई शुड से। जी। तो अच्छा, तो ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था इसके बारे में, तो थैंक यू फॉर enlightening me on this. दिस इज माय असेसमेंट, तो इट मे बी रॉन्ग, कुछ ऐसा हो सकता है। जी। नीरज जी, एक मैंने आपकी जो कुरान पे आपने जो सीरीज की थी वो मैंने सारी सुनी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। एक कैरेक्टर जो मुझे बहुत पसंद आया, वो कैरेक्टर और रियल लाइफ जो थी रेहाना, जिन्होंने इंटेलेक्चुअल मेंटल सब्जुगेशन नहीं स्वीकार किया, जो दोषी वो मोहम्मद के हरम में चली गई, लेकिन उन्होंने इंटेलेक्चुअल सब्जुगेशन नहीं स्वीकार किया। तो इस तरह से आपको कुरान में अगर एक दो और महिलाओं के बारे में आप हमें बता सकें जो उस समय के भी इतने टॉर्चर को सहकर भी जिन्होंने अपनी वजूद को कायम रखा, अगर आप हमें बता सकें इसके बारे कुरान में नहीं मिलेगा, लेकिन उसके जीवन में, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के जीवन काल में ऐसी महिलाएं आपको मिलेंगी। में। जी और उनमें से एक जो ऐसी ही बहुत फायरी महिला थी वो थी हिंद नाम था उसका। जी इसका मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का जो मेजर विरोधी था, जो कुरैशियों का उस समय वन ऑफ द लीडर्स था, वो था अबू सुफियान। जी और अबू सुफियान की पत्नी थी हिंद। तो जी अबू सुफियान केप्ट ऑन फाइटिंग, वो लड़ता रहा, इससे बहुत बहुत स्तर तक वो लड़ा। लेकिन अल्टीमेटली जब सुपीरियर वेपन्स और सुपीरियर टैक्टिक्स के सामने वो हारा, तो जब उसने वीकनेस शो की, तो हिंद ने बड़े क्लियर सबके सामने पब्लिकली बोला कि ये इस तरह का, मतलब वो जो शब्द है मैं यहाँ नहीं दोहराऊंगा, कि इतना जो ये घटिया व्यक्ति है, मुझे शर्म आ रही है इसके साथ अपने आप को जोड़ते हुए। और
उसने कहा कि मैं लड़ने को तैयार हूं अपने हाथ में तलवार लेके अगर ये नहीं लड़ेगा। तो इस तरह की महिलाएं, जैसे आज हमें एक मैसेज दिया जाता है, एक बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है कि जो प्री इस्लामिक अरेबिया था वो तो जाहिलियत थी, वहां के लोग बड़े बुरे थे, मिज़ोजिनिस्ट थे, जी महिलाओं का जी शोषण करते थे। तो ये चीजें बताती हैं कि इस्लाम के आने के बाद महिलाओं की ये इस तरह की स्थिति हुई है। पहले वुमेन वर वेरी इमेंसिपेटेड ओवर देयर। और खदीजा के बारे में मोस्टली लोग जानते हैं, इसलिए मैं उसे नहीं बताऊंगा। हम्म, और जो इसमें आपको महिला कैरेक्टर दिखेंगे, वो एक महिला थी, अभी उसका नाम मेरे माइंड में नहीं आ रहा, शायद जैनब था उसका नाम भी। जी जब इन्होंने हमला किया, उनके परिवार को खत्म कर दिया, जैनब के परिवार को मार दिया और इनको वो लौंडिया बनाकर ले आए, जी तो उसने खाना बनाना शुरू किया। जी उसने पता किया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला क्या पसंद करता है। जी उसे बताया कि वो भेड़ की जो टांग है वो खाना प्रेफर करता है। तो जी उसने वो टांग बनाई, उस पे जहर डाल दिया कि मरेगा। हम्म, तो इन्होंने जब खाना शुरू किया तो एक साथी जो था वो ज्यादा पीस खा गया था, तो वो तो मर गया। हम्म, लेकिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला समहाउ डिड नॉट डाई, क्योंकि उसे पता लग गया कि शायद जहर है, तो उसने वो थूक दिया बाहर, जी जी तो जी बच गया। फिर इन्होंने पूछा कि किसने बनाया, तो आती है सामने। हम्म, और अब हमें तो, वो कहते हैं ना कि जो हिस्ट्री लिखने वाला होता है वो तो हमेशा विक्टर होता है। तो हम्म, हमें ये बताया जाता है कि वो कह रही थी कि अगर ये पैगंबर है तो ये बच जाएगा, नहीं तो ये मर जाएगा। जी 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 तो वो कहानियां बनाने की बात होती है। वास्तविकता में तो मुझे लगता है बड़ी दिलेर महिला थी कि अकेली बच गई, लेकिन उसने फिर भी सबमिट करने के बजाय प्रतिशोध लेना ठीक समझा। और जी अल्टीमेटली हम जानते हैं कि उसी जहर के कारण ही 2-3 वर्ष के अंदर अंदर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मर गया, नहीं तो शायद वो जीवित रहता तो और बहुत ज्यादा अत्याचार किए जाते। जी अ- जी। अभी आज मैं रिहाना का नाम भूल गई थी, तो मैं विकिपीडिया पे सर्च कर रही थी। हम्म। तो आपको जान के बड़ा आश्चर्य हुआ, कम से कम मुझे तो हुआ। विकिपीडिया पे बहुत, जैसे होता है ना, व्हाइट वॉशिंग द होल इशू, कि मोहम्मद हैड वन ऑफ द कॉन्क्यूबाइन एज रिहाना, लेकिन वो बाद में, पहले वो ज्यू थी, बाद में वो बहुत दिन मोहम्मद के संग रही, और ये क्लियर नहीं है कि उन्होंने इस्लाम को अपनाया या नहीं अपनाया, पर मोहम्मद ने कभी उनको फोर्स नहीं किया। तो हम्म। जो इस तरह की जो व्हाइट वॉशिंग ऑफ हिस्ट्री है, जैसे आपने भी बोला कि हिस्ट्री इज रिटन बाय द कॉन्करर, तो ये जो व्हाइट वॉशिंग ऑफ द हिस्ट्री है और ये जो नैरेटिव बिल्डिंग है, इसमें आपने भी बहुत काम किया है। और मैंने आपकी ये जो किताब थी व्हाइट वॉशिंग, ब्रेन जो ये वॉश। किताब ब्रेन वॉशिंग ऑफ द रिपब्लिक, इसमें कुछ कुछ आपने इतने अच्छे और मतलब चौंकाने वाले इंस्टेंसेस कोट किए हैं। जैसा कि आपका एक था कि 6 स्टैंडर्ड की जो हिस्ट्री की किताबें हैं, जिसमें वो ऋग्वेद काल के पढ़ा रहे हैं, और वहां पे वो बड़ी सरप्शसली, एंड आई एम यूजिंग द वर्ड सरप्शसली, मतलब चुपके से वो इस तरह से दिखाना शुरू की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हमारे यहाँ दास प्रथा थी, जैसे कि हमारे यहाँ लूट का माल बांटा जाता था। तो इस पे थोड़ा सा अगर प्रकाश डालें आप। जी। जो पहले तो जो आप विकिपीडिया की बात कर रहे हैं उससे मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, क्योंकि जी मैं 10 साल से देख रहा हूँ विकिपीडिया को कि किस तरह से वहाँ गेट कीपिंग की जाती है, और वहाँ पर वही वाला नैरेटिव चलता है जो वो लोग चाहते हैं। और या उसे कह लें कि कांग्रेस जो नैरेटिव चाहती है या मिशनरीज जो नैरेटिव चाहते हैं, जिहादी चाहते हैं, वो चलता है वहाँ। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड विद दिस। और जो आपने वो इंस्टेंस की बात की जो 6 क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है, जी उसमें हम जब अपने बच्चों को भेजते हैं स्कूलों में पढ़ने के लिए, तो 6ठी क्लास में पहली बार उन्हें हिस्ट्री का सब्जेक्ट लगता है। जी और बच्चा 11-12 साल का हमारा होता है जिस समय वो 6ठी में जाता है। जी तो 6th क्लास की जो बुक है, अगर मैं उसको 3-4 सेंटेंसेस में समराइज करूं, तो जी उस एक वर्ष में हमारे बच्चों को ये मैसेज दिया जाता है कि तुम जिस परंपरा से हो, उस परंपरा में महिलाओं का अपमान किया जाता था, और कास्ट सिस्टम था जो हाईली डिस्क्रिमिनेटरी था,
और इसका बाय एक्सटेंशन के यहाँ पर बहुत बड़े लंबे समय तक जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट हैं उनकी प्रताड़ना की गई, शूद्रों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। तुम्हारे जो जिन्हें तुम अपनी किताबें बोलते हो, बड़े होकर तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हारे ज्ञान के ग्रंथ हैं, वो ग्रंथ ऐसे हैं कि जिनमें लोगों को गुलाम बनाने के लिए बताया जाता था, और एक एंटी विमेन सोसाइटी थी, मिजोजिनिस्ट सोसाइटी थी, और उसके लिए जो चालाकियां की गई हैं वो है कि, चलिए चालाकी पे बाद में आता हूँ, पहले मैसेज को कंप्लीट कर दूं। और जो विदेशी दो मजहब हैं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये दोनों बहुत अच्छे हैं। तो अब आप इमेजिन कीजिए कि 11-12 वर्ष के बच्चे के माइंड में, स्पेशली लड़की के माइंड में जब ये डाल देंगे और वही नैरेटिव अगले 5 साल चलेगा, तो बाय द टाइम वो बच्ची बाहर निकलेगी स्कूल से, उस समय तक वो अपनी परंपरा से, अपने माँ बाप से पूरी तरह रिबेलियस हो चुकी होगी। और यही काम ये डेलिबरेटली कर रहे हैं, यही वो चाहते हैं। और अब मैं आता हूं कि किस तरह से किया जा रहा है। जैसे एक सेंटेंस उसमें डाला कि ऋग्वेद में बहुत सी ऋचाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, और स्पेशली ब्रैकेट में लिखा पुत्रों के लिए, पुत्रों को प्राप्त करने के लिए, which is a very subtle and smart method to show कि मिजोजिनस थे, कि लड़कों को प्रेफर करते थे लड़कियों से, बाय एक्सटेंशन लड़कियों से वो घृणा करते थे। अब मुझे, क्योंकि मैं कोई बहुत ज्यादा संस्कृत नहीं जानता था, लेकिन अभी मुझे पता चला है कि संस्कृत के जो नियम है, कि जैसे हम जब बोलते हैं कि ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी बोलते हैं, तो उसमें हमने दोनों को इंक्लूड कर लिया। तो संस्कृत के नियम क्या है कि जब आप पुत्र और पुत्री की बात करने वाले हैं तो उनके लिए एक ही शब्द यूज किया जाए, और क्योंकि आप स्पेस बचाने वाले हैं तो जो छोटे वाला शब्द है उसका उपयोग किया जाता है। तो पुत्र और पुत्री में पुत्र जो है वो दोनों को डिनोट करता है, लेकिन उसी को इस तरह से डाला जा रहा है कि वो पुत्रों को प्रेफर करते थे। अब अगर आपको ध्यान हो, कुछ साल पहले क्या हुआ था कि स्वामी रामदेव के ऊपर एक एलिगेशन लगाया गया था कि इनकी जो संस्था है वो ये जो फीमेल फीटिसाइड तो नहीं करा रही, लेकिन वही काम एक अलग लेवल पे करा रही है, क्योंकि ये एक दवाई बेच रहे हैं जिसका नाम है पुत्र जीवक। तो अब एक्चुअली में क्या था कि जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उनके लिए स्वामी रामदेव ने आयुर्वेद की एक दवाई बताई थी। तो अब वो पुत्र जीवक क्यों है, सेम नियम उस पर अप्लाई होता है कि संतान की बजाय पुत्र पुत्री का कंबाइंड जो है वो पुत्र में आएगा। तो पुत्र बोला तो पुत्री इंक्लूडेड है, लेकिन स्वामी रामदेव के ऊपर ये, जहां तक मुझे ध्यान है, संसद में भी ये मुद्दा उठा था, और हम अपनी परंपराओं से इतने कट चुके हैं कि वहां भी कोई इस तरह से तर्क पूर्वक इसका उत्तर नहीं दे पाया था। और जो आपने स्पेसिफिकली बात की गुलाम प्रथा वाली, तो वो छठी क्लास में ही मेरा ख्याल पेज नंबर 43 और 46 पे आता है कि इन्होंने एक इस तरह का सिस्टम बनाया कि ऋग्वेद में ये लिखा है कि आप पैसे के लिए लड़ाई कर सकते हो, भूमि के लिए लड़ सकते हो, पानी के स्रोतों के लिए लड़ोगे, और जिन पे कब्जा कर लिया उनको तुम बंदी बना के ला सकते हो। तो मैंने एनसीईआरटी को आरटी एप्लीकेशन लगाया इसके लिए कि ये आप किस आधार पे कह रहे हैं। तो उन्होंने एक कॉलोनियल टाइम्स के एक अंग्रेज की, ग्रिफिथ नाम है उसका, उसकी ट्रांसलेशन कोट करके हमें भेज दी कि ये उसका हिम है, आप इसे चेक कर लीजिए। तो उसमें तो ऐसा कुछ था नहीं। तो फिर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि जो मूल संस्कृत है उसमें शब्द यूज किया गया नरजीत। अब नरजीत का अर्थ है लोगों को जीतने वाला। तो इन्होंने, अब आप कॉन्करर ऑफ मैन लिख सकते हैं उसे, लेकिन इन्होंने कैप्चरर बना दिया उसे। तो देखिए किस तरह से झूठ बोला जा रहा है। और दूसरा, मैंने इनमें साथ में ये कहा था कि अगर आपने मान लीजिए ऐसा करना भी था, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है कि कुरान और बाइबल दोनों बड़े एक्सप्लिसिटली बोलते हैं कि जब आप दूसरों पे हमला करेंगे जो तुम्हारे गॉड को नहीं मानते, फॉल्स गॉड्स को मानते हैं। अब फॉल्स किसे कहते हैं उसे तो आप जानते हैं। तो वहां अगर जब तुम कब्जा करोगे तो उनकी महिलाएं तुम्हारे लिए हो जाएंगी, पुरुषों को मार सकते हो, बच्चों को गुलाम बना सकते हो, विच इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड। तो आप उसका उल्लेख क्यों नहीं कर रहे? तो कहते कि
क्योंकि वो तो हम वहां पर तो वैदिक पीरियड की बात करें तो वहां पर उसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी। तो दैट इज हाउ दिस ऑल एंटायर नैरेटिव इज बीइंग पैटर्न्ड। जी। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, तो एक आजकल जो बच्चे बात जैसे करते हैं, तो एक बड़ा स्टैंडर्ड सी बात करते हैं बच्चे। आई डोंट आइडेंटिफाई विद सेक्स, आई आइडेंटिफाई विद जेंडर। अच्छा, फिर एक तो ये बात ही समझ में नहीं आती कि अगर आप किसी को देखते हैं, सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि वो स्त्री है या पुरुष है। ये तो सबसे बेसिक बाइनरी है। अब इसको भी वो झुटला रहे हैं, अजीब अजीब तरह के कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं। अभी कल परसों एक मेरे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि मैम आप ये बताइए कि जैसे आप बड़े भाई को भैया बोलते हैं, दीदी बोलते हैं, अगर जेंडर टर्म्स, नॉन जेंडर टर्म्स में इसको बोलेंगे तो क्या बोले? नाउ द क्वेश्चन इटसेल्फ वाज सो कंफ्यूजिंग कि मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा कि मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेट मी थिंक अबाउट इट। तो यही क्वेश्चन, ये जो बच्चों के दिमाग में इतना कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये अब उसी के एक्सटेंशन है कि उन्होंने समाज को तोड़ना है। जी। देखिए, कभी भी जब आप कोई सिविलाइजेशन बनाएंगे, कोई सभ्यता बनाएंगे, कोई समाज बनाएंगे, तो उसमें आप डिविजन्स रखेंगे। वो डिवीजन किसी भी बेस पे हो सकती है, मेरिट के बेस पे होगी, वो इंटेलेक्ट के बेस पे हो सकती है, वो फिजिक के बेसिस पे हो सकती है। क्योंकि अब आप सारे अपने चारों नजर दौड़ाइए कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर क्लासलेसनेस होती है पूरी तरह से। आपको सिर्फ प्रिजन दिखेगा, सिर्फ एक जेल वो वाला इंस्टीट्यूशन है जहां पर एक कैदी का नंबर होता है और नंबर से उसे रेफर किया जाता है। और अगर आप पूरा जेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक कैदी है एंड उसके सामने पूरी स्टेट का माइट है। दिस इज टोटली हेल्पलेस अगेंस्ट दिस मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। और यही हेल्पलेस सिचुएशन वो हर इंडिविजुअल के लिए क्रिएट करना चाहते हैं, बिकॉज उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सिविलाइजेशन को, समाज को, सभ्यता को नष्ट करने का है। तो व्हाट बेटर देन इवन नेगेटिंग व्हाट बायोलॉजी, व्हाट नेचर हैज गिवन यू। अब ये तो सबसे बड़ा डिस्टिंक्शन या मार्कर प्रकृति ने आपको दे रखा है। लेकिन मैं कुछ साल पहले तक क्या था, मैं समझता था कि जो पढ़े लिखे होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं और जो अनपढ़ होते हैं वो मूर्ख होते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया कि जो इलिटरेसी है या जो लिटरेसी रेट है दैट विल बी अ मार्कर कि कोई स्टेट कितनी ज्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है। लेकिन अब मैं इसका ऑपोजिट साइड जब देखता हूं कि पढ़े लिखे लोगों को मूर्ख बनाना भी सबसे आसान है, क्योंकि जब आप कुछ भी पढ़ेंगे तो आपके माइंड में वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और अगर लिखने वाला ज्यादा आर्टिकुलेट है, पावरफुल इनफ है, तो आपको बेवकूफ बना सकता है। बिफोर आई एड्रेस दिस इशू एग्जैक्टली, एक और जो इशू मेरे बहुत ज्यादा क्लोज है जिस पे मैंने काम किया है, वो है फार्मर्स राइट्स पे। जो ये आजकल फ्रॉड कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। पंजाब को कहा जाता था कि दिस इज द फ्रूट बास्केट, सॉरी वेजिटेबल बास्केट ऑफ द कंट्री। फूड बास्केट कहते थे, फूड बोल ऑफ द कंट्री। जी। अब इन्होंने किया क्या कि यहाँ पर अब पंजाब में किसान तो कम से कम 10,000 साल का तो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है कि यहाँ पर खेती करते आए हैं। इन्होंने एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज बनाई और अंग्रेजी बोलने वाले, टाई पहनने वाले साहब लोग आ गए जो इन किसानों को सिखाने लगे कि तुम्हें खेती कैसे करनी है। हम तुम्हें इंसेक्टिसाइड देंगे, हम तुम्हें पेस्टिसाइड देंगे, हम तुम्हें वीडीसाइड देंगे, हम तुम्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स देंगे जो तुम्हें ज्यादा एफिशिएंट बनाएंगे। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो किसान जो हजारों साल से खेती बाड़ी करता आ रहा था, वो इनका गुलाम बनने लगा। क्यों? क्योंकि वो इनके लिखे हुए आर्टिकल्स पढ़ रहा था। तो ये ब्रेन वॉशिंग इन्होंने
3 जनरेशन के अंदर अंदर कर दी, और अब उसी किसान को इन्होंने अपना एक तरह से गुलाम बना लिया है। और वही पंजाब आज कैंसर कैपिटल है पूरे देश का। सबसे ज्यादा कैंसर पर कैपिटा अगर आप देखें तो आपको पंजाब में मिलेगा। तो अब मैं आपके पॉइंट पे आ रहा हूं कि जब आप किसी को पढ़ने लिखने को सिखा देते हैं और फिर वो इसे ग्लोरीफाई करते हैं, तब क्या होता है, वो रिटन वर्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देता है बजाय अपनी सहज बुद्धि के, अपने दिमाग की बजाय वो किसी लेखक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना ही शुरू कर देता है। तो आपने बोल दिया कि जेंडर और सेक्स 2 अलग चीजें हैं, इसको डीलिंक किया। अब वो डीलिंक कैसे किया? फुलिश एग्जांपल्स देकर, जो रियल लाइफ एग्जांपल्स भी नहीं है या जो ह्यूमंस पे अप्लाई नहीं होते। और अल्टीमेटली यू आर सेलिंग दिस फॉल्स नोशन टू अ वेरी लार्ज कॉन्स्टिट्यूएंसी, और उसका रिजल्ट क्या है? ऐसी जनरेशन खड़ी हो जाएगी जो इतनी बेसिक आइडेंटिटीज के बारे में भी कंफ्यूज्ड होगी, एंड अल्टीमेटली वो अगर प्रोक्रिएट नहीं करेगी तो आपका जो समाज है वो टूटना शुरू हो जाएगा, बल्कि शुरू हो चुका है। आपको इनिशियल क्रैक्स दिखने शुरू हो गए हैं उसमें, और ये इन्होंने बड़े सक्सेसफुली पैडल किया है। एंड मैं सोचता हूँ कि आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले जब प्रिंटेड मटेरियल नहीं होता था, तो इन्हीं लोगों को जितना मर्जी जोर लगा लेते, लेकिन ये अपने नैरेटिव को पैडल नहीं कर पाते। लेकिन बाय द पावर ऑफ प्रिंटेड वर्ड they are capable, they have demonstrated that they are capable of subverting minds, and that is what you are observing। तो एक क्वेश्चन आ रहा है, वो आपको ये दिखाता है कि कैसे हो रहा है जी। इसमें एक मैं सॉरी मैं एक नहीं एग्जांपल, आप, हाँ प्लीज प्लीज। रियल लाइफ एग्जांपल है। मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में एक बच्ची थी, हमसे दूर रहते थे तो बहुत कम इंटरेक्शन होता था। तो वो जैसे जैसे हम टॉम बॉय की बात करते हैं, वो अपने आप को ड्रेसअप वैसे ही करना, बाल भी वैसे ही कटाना कि यू कुड नॉट आइडेंटिफाई कि ये लड़का है या लड़की है। अब अगर आप उसे रीइंफोर्स करते रहेंगे कि तू लड़का है, ओके शी इज अ रोल मॉडल, उसे आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो वो अंदर से बेशक इम्प्रेजेंट होगी, लेकिन बाहर से उसको वो आइडेंटिफाई करेगी, उसको अडॉप्ट करेगी और शायद उस पर गर्व भी करेगी। लेकिन अब शी इज very well settled, married, has kids, and she is as feminine as anybody else could have been। तो आप मतलब ये जो नैरेटिव है वो बच्चों को अपनी नेचुरल टेंडेंसी की ओर आने ही नहीं देगा कभी। जी नीरज जी, when I was still about class 8 or 9, I was the biggest tomboy। So this is, आप पढ़ते हैं, मूवीज देखते हैं, तो मेरे बाल बहुत छोटे छोटे थे, अमिताभ बच्चन जैसा डांस करती थी मैं। बट यस यू आर राइट, परहैप्स अगर आज का समय होता तो शायद बात कहीं की कहीं पहुंच जाती। एक यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। जो आप कह रहे थे कि पढ़े लिखे जितने होते हैं उतना ज्यादा फार्मर्स परेशानी में आते हैं। मैं एक इरिगेशन चीफ इंजीनियर से बात कर रही थी, वाज वर्किंग विद वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट। he told me a very startling piece of information। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जितने सुसाइड हो रहे हैं उनमें से अ लार्ज परसेंटेज इज वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट्स। मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो कह रहे थे कि जो वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें इतना डॉक्यूमेंटेशन होता है, इतना डॉक्यूमेंटेशन होता है कि वो जो आदमी है वो डॉक्यूमेंटेशन में ही रह जाते हैं और वो एक्चुअल काम अपना नहीं कर पाते। और वो उनके जिस हिसाब से वो मेथोडोलॉजिकली करवाते हैं, दैट इज नॉट सूटेड फॉर आवर कंडीशंस, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस। अनफॉर्चुनेटली लोग बाहर नहीं आते हैं। तो मैंने उनसे कहा, आप और कुछ नहीं तो एक ब्लॉग ही लिख दीजिए, कम से कम लोगों को दिमाग तो खुले कि ऐसा भी होता है। पर ऐसा है ना कि वर्ल्ड बैंक फंड देता है, बड़े बड़े अधिकारी वहां के फंड के बेनिफिशियरीज होते हैं, सो दे डोंट कम आउट इन ऑफर। तो दिस इज आल्सो बहुत दुख की बात। नीरज जी, आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है और एनसीईआरटी की बुक्स को चेंज करने की बात हो रही है। आपका तो फॉर्टे ही ये है और आपने इस पे बहुत काम किया है, तो हमें जरा संक्षेप में बताएं कि आप किस तरीके के चेंजेस
चाहते हैं सरकार लाए, और आपको क्या आप सोचते हैं कि क्या इस बार हम इस चेष्टा में सफल होंगे? ओके। पहला जो आपने कहा कि मैं किस तरह की चेंजेस चाहता हूँ, मैं जी। चाहता हूँ कि हमारी सरकार, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, वो हमारे बच्चों को सच पढ़ाए। क्योंकि कई बारी हम लेफ्ट राइट की बाइनरी में चले जाते हैं और कभी हम किसी और उसमें चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आज समय आ गया कि हमें सिर्फ एक ही बाइनरी बनानी चाहिए, वो है ट्रुथ और फॉल्सहुड की। कि अगर आप सच पढ़ा रहे हैं तो आप देश का, समाज का, बच्चों का भला कर रहे हैं। अगर आप झूठ पढ़ा रहे हैं तो आप चीट कर रहे हैं। वो वर्ड झूठ से ही आपको स्पष्ट हो जाता है। वो हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री ऑफ साइंस है, कुछ भी है, लेकिन आप सच पढ़ा दीजिए। दैट इज व्हाट आई वांट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू डू। और दूसरा जो क्वेश्चन आपने पूछा कि इस बार कर पाएंगे, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप इस पॉलिटिकल टर्म की बात कर रहे हैं 2024 तक की। मेरे अंदर का जो ऑप्टिमिस्ट है वो चाहता है कि हो जाए, लेकिन मेरे अंदर का जो प्रैग्मेटिक है उसे लग रहा है कि वी आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे। जी। ये तो आपने बड़ा दिल दुखाने वाली बात कर दी। मेरा भी दुखता है, लेकिन प्रैग्मेटिक होना पड़ता जी। तो आप आपके कुछ फ्रेमवर्क होगा, कुछ आप मतलब कुछ आपके स्पेसिफिक पॉइंट्स होंगे, अगर आप उस पे थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को बता सकते है। हाँ जी। मैं ये चाहता हूँ, देखिए, मैं बार बार एग्जांपल इसमें दिया करता हूँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के जर्मनी का। वहां पर जब ये होलोकॉस्ट होके हटा था, तो वहां का जो इंटेलिजेंसिया था वो दो कैंप्स में डिवाइडेड था। उन्हें पता था कि जर्मनी ने एक बहुत डेस्पिकेबल, डिप्लोरेबल रोल प्ले किया है इस वॉर में। तो वो चाहते थे कि इसको ना बताया जाए लोगों को कि होलोकॉस्ट जैसी भयंकर चीज उनके देश में घटी, कि इसको छिपा दिया जाए, निगेशन की जाए इसकी। दूसरे थे जो कह रहे थे कि हमें बच्चों को सच पढ़ाना है। और फॉर्चुनेटली फॉर जर्मन्स, ये जो सेकंड कैंप था जो सच की फेवर में था, वो प्रिवेल किया। और उन्होंने एक इस तरह का स्टैच्यूट बना दिया कि कोई भी अगर होलोकॉस्ट को डिनाई करेगा तो दैट इज पनिशेबल बाय लॉ। और एज अ रिजल्ट वहां पर सच पढ़ाया गया, और हम देख रहे हैं कि 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, 47 में हमें सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस मिला था। आज देख लीजिए जर्मनी कहाँ है और इंडिया कहाँ है। हमारे यहाँ पर 47 में ही ये पक्का हो जाना चाहिए था कि हमारे देश में तो संसार का सबसे बड़ा स्ट्रगल चला है, वन ऑफ द ब्लडीएस्ट स्ट्रगल फॉर ऑलमोस्ट 800 ईयर्स, जिसमें करोड़ों लोगों की जान गई है। तो उसे डिनाई नहीं किया जाए, उसे निगेट ना किया जाए, उसका सच बताया जाए। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर झूठे और मक्कार लोगों को उस समय सत्ता थी उनके पास, नेहरू गांधी फैमिली के पास। उन्होंने वो झूठ पेडल किया कि यहाँ पर जो इस्लामिस्ट आए उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया, सब अच्छा, सब गुडी गुडी किया उन्होंने। और उससे हमारे देश में देखिए आप, हम कितने ज्यादा, जो हमारा पोटेंशियल है उसका 1% भी हम आज एज अ नेशन यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। और उसमें बहुत बड़ा रोल इस परवर्टेड, डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री का है, हमारी एजुकेशन का है। अगर इसे सुधार देते हैं तो दो काम होंगे। पहला ये कि आप बच्चों को सच्चा इतिहास बताएंगे, कम से कम आप अपने आप को क्लेम कर पाएंगे कि हम एक ऑनेस्ट सिविलाइजेशन है, हम एक ऑनेस्ट नेशन है। और दूसरा, जो हमारे देश का पोटेंशियल अनलीश होगा, वो मैं उसको इमेजिन करता हूं तो आई सी इतना पोटेंशियल है हमारे देश में, हमारे देश के इंटेलेक्ट में, कि हम जो विश्व गुरु एक क्लिशेड वर्ड बन गया, हम वो डेफिनेटली अचीव कर लेंगे। और दैट इज व्हाट आई वांट, कि निगेशनिज्म से बाहर आए, सच्चा इतिहास पढ़ाएं विद प्रॉपर वेटेज। के अगर एंशियंट टाइम्स को ज्यादा वेटेज देनी है तो वो दी जाए, मिडिवल को जितनी देनी चाहिए वो दी जाए। और जो हम आज टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं उसमें, जो हम साइंस पढ़ाते हैं, जो मैथ्स पढ़ाते हैं, वो भी बच्चों को जेन्युइनली बताएं
कि हमारे देश का इसमें कितना कंट्रीब्यूशन था, हमारे पूर्वजों का जो कंट्रीब्यूशन था, उसे अंडरमाइन करने की बजाय उसे फैक्चुअली बता दें। मैं ग्लोरीफाई की भी नहीं बात कर रहा, मैं कहता हूं सिर्फ आप फैक्चुअली उतना बता दो, दैट विल वर्क वंडर्स फॉर अवर नेशन। और आप देखिए, जो चीजें मैं कह रहा हूं वो करना हर ऑनेस्ट एकेडमिशियन का काम होना चाहिए, लेकिन लुक एट द लेवल ऑफ हिपोक्रेसी कि ये भी हमें मांगना पड़ता है। और दूसरी चीज जो मैं चाहता हूं कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए। अगर कोई चेन्नई में रह रहा है तो तमिल में पढ़े, जो मलयालम में पढ़ना चाहता है मलयालम में पढ़े, पंजाबी में पढ़े, हिंदी में पढ़े, संस्कृत में पढ़े, जो उनकी मातृभाषा है उसमें उन्हें पढ़ाएं। ये पॉइंट अभी जो नई पॉलिसी है उसमें उन्होंने इसको ऑप्शनल रखा है, क्योंकि उन्हें शायद डर लगता है कि इस पे ब्लो बैक ज्यादा आएगा या नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाएगी। पर मुझे भी पढ़ाने के बाद समझ में आया कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बारी लोग इसको अंडरमाइन करते हैं। मैं जब फिजिक्स पढ़ाता था बच्चों को, तो आई हैव नोटिस्ड कि बच्चे जो बहुत इंटेलिजेंट हैं वो क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे, क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश में है, उन्हें क्वेश्चन का इंपोर्ट ही समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन है क्या। द मोमेंट यू टेल देम, उनकी मातृभाषा में आपने क्वेश्चन समझा दिया, फटाफट से सॉल्व कर देते हैं उसे। तो आप इसको कल्पना करें कि जिस बच्चे के ब्रेन का 90% ऑफ फैकल्टीज सिर्फ क्वेश्चन को समझने में वेस्ट हो रहा है, तो उसको आंसर कैसे देगा? और अगर आंसर नहीं देगा तो वही पैरामीटर है ये जज करने का कितना इंटेलिजेंट है। दैट मीन्स यू हैव क्रश्ड his or her entire potential in the childhood itself. तो ये 2 पॉइंट्स अगर कर दें, अपनी लैंग्वेज में पढ़े बच्चा और उसे सच पढ़ाया जाए, देखिए हमारा देश कहाँ पहुंच जाता है। जी, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगी नीरज जी। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में जब पढ़ने गई, अंग्रेजी मेरी हिंदुस्तानियों के हिसाब से अच्छी ही है। आप बिलीव करेंगे, फर्स्ट टर्म में मुझे सी मिला, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि भाई सी कैसे मिला, स्कॉलरशिप में मैं गई हूँ, मुझे सी कैसे मिला। तो पता लगा कि जो मेरा इंग्लिश लैंग्वेज थी, अब हम तो अपनी हिंदुस्तानी तरीके से लेंगे, शायद वो बड़ी कॉलोनाइज्ड लैंग्वेज है, तो मेरी अंग्रेजी ना सही होने की वजह से उन्होंने मेरी मैनेजमेंट में मेरी अंग्रेजी ना सही होने की वजह से नंबर काटे थे। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपने जो मैटर है वो तो देखा नहीं, और लैंग्वेज के ऊपर आप ने नंबर दिए या काटे। एक यहाँ पे एक बात आती है, जो आप बात कर रहे थे, इससे थोड़ा सा हट के मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे आज की तारीख में ये जो इमामी इस्लाम है, मोहम्मद बिन सलमान, वो तो हदीसों को खारिज कर रहे हैं, और तालिबान जो है वो पूरा का पूरा तालिबानाइजेशन कर रहे हैं अफगानिस्तान का, पाकिस्तान तक पहुंचने की और पूरा आगे तक जाने की उनकी मंशा है। तो ये जो दो विरोधाभास चीजें हैं, आप इनको कैसे देखते हैं कि इनका फ्यूचर क्या? जी, जो मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं जी, वो है एक फॉरवर्ड लुकिंग अटेम्प्ट। उन्हें देखिए, अब जैसे आपने कहा कि आपने मेरी वो सीरीज देखी थी, जी, इस्लाम एंड मोहम्मद फॉर डमीज, कोई भी जी, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उसे देखेगा तो ही कैन सी थ्रू कि किस तरह की आइडियोलॉजी है, जी, तो ही और शी इज बाउंड टू कम आउट ऑफ इट अगर वो एक नॉर्मल पर्सन है। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी दुकानदारी इस्लाम से चलती है, तो उसके लिए वो सीरीज एक थ्रेट है। बिल्कुल, तो आप आगे बढ़ा लीजिए कि सीरीज की बजाय आप पूरा इस्लाम एज टोटलिटी देखेंगे तो उसमें कुछ लोग हैं जिनकी दुकानदारी उससे चलती है, और कुछ लोग हैं जो उसको रैशनल माइंड से ऑब्जर्व करते हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान प्रोबेबली हैज सीन थ्रू इट। सी थ्रू तो बहुतों ने और भी किया होगा, लेकिन उसमें इतने गट्स हैं कि उसने इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया है, विच इज वेरी पॉजिटिव, एंड दैट गिव्स अस सम होप कि जहां पर बिल्कुल ही हमें लग रहा है कि बिल्कुल एक रिग्रेसिव समाज बनाने की तैयारी थी, वहां पर एक व्यक्ति ऐसा भी ये भी बात कर रहा है।
और जो तालिबान वगैरह कर रहे हैं वो तो बड़ा अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि उनका सारा जो क्या कहेंगे उसे, जो उनकी पूरी लाइफ है वो उसके अकॉर्डिंग डिक्टेट हो रही है, और उन्होंने उसी को अपना धंधा बनाया हुआ है। धंधा इज द राइट वर्ड। हाँ जी, तो उससे दूर जा ही नहीं सकते। उन्होंने वैसे ही क्रश करके रखना है, तो देयर शुड बी नो सरप्राइजेस ओवर देयर, कि वो वही गंदगी, वही ट्राइबलिज्म भी बड़ा अच्छा होता था। इसके कंपैरिजन में आप ट्राइबलिज्म देखें तो बहुत अच्छा लगता है जी। वो उसी को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देयर इज नो सरप्राइज इन व्हाट तालिबान और आईएसआईएस या आईएसआई या हमारे जो मुल्ला मौलवी हमारे देश में पनप रहे हैं, वो ये काम करेंगे। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान जैसी रैशनलिस्ट वॉइसेस को हमें एनकरेज करना पड़ेगा। ये स्टेट का काम होना चाहिए करना, जो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर रहे हैं। तो जी, आप कैसा भविष्य देखते हैं? भविष्य कहना बड़ा मुश्किल है। आई वॉन्ट हैजार्ड अ गेस, लेकिन मुझे लगता है कि हमें काम करते रहना है। दैट इज व्हाट आई थिंक, कि वी शुड कीप ऑन वर्किंग ऑन इट। लोगों को बार बार सच बताते जाएं। मोहम्मद बिन सलमान जैसे लोग मिलें, और अब जैसे एक्स मुस्लिम मूवमेंट हमारे देश में बढ़नी शुरू हुई है, उनको स्ट्रेंथन करें हम। जितना वो लोग स्ट्रेंथन होंगे, स्पेशली महिलाएं अब बाहर आ रही हैं, तो इसको मुझे लगता है 3 से 5 साल में वी कैन वाइप आउट दिस एंटायर नॉनसेंस जो लोगों को गुलाम बना के रखती है। ऐसा किया जा सकता है। दैट इज हाउ ऑप्टिमिस्टिक आई एम। इसमें से एक और सवाल निकलता है, जैसे कि इकबाल का शिकवा और जवाबे शिकवा, शायद आपने पढ़ा हो। उसमें वो जवाबे शिकवा में बोलते हैं कि अब तुमने अपनी शमशीरों को पैना करना बंद कर दिया है, इसलिए इस्लाम का परचम नीचे जा रहा है। तो और ये हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों में भी ये बहुत रेडिकलाइजेशन हो रहा है। तो इसको इन दोनों मूवमेंट्स को आप कैसे देखते हैं? आपको लग रहा है कि हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान इस रेडिकलाइजेशन के दौर से निकल पाएगा, लॉजिकली चीजों को देख पाएंगे? आप कैसे सोचते हैं इसके बारे में? इसके लिए हमारी लीडरशिप को एक डिसाइसिव रोल प्ले करना पड़ेगा। अभी जी। तक वो जिस डिनायल मोड में बैठे हैं, रोज अलग अलग तरह के स्ट्रेन से कमेंट्स वो दे देते हैं, कभी जेनेटिक मटेरियल का, कभी हमारा खून एक है, कभी इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। जब तक वो ये झूठ बोलते रहेंगे, तब तक ये हम सिटीजन्स का काम बना रहेगा कि हम इसको करते रहें, और उसका सक्सेस बहुत कम होगा, बहुत स्लो होगा। इट मे टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, और अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव द लग्जरी ऑफ टाइम राइट नाउ। तो हमें अपने इन लीडर्स को जो भटके हुए हैं, भटके नौजवान तो नहीं, भटके बूढ़े हैं वो, उन्हें समझाना पड़ेगा कि भैया आप गलत कर रहे हो, दुनिया चेंज हो चुकी है, आपके पास सोशल मीडिया की ताकत है, सच की ताकत है, उसे यूज करो। इस पॉलिटिकल करेक्टनेस और हिपोक्रेसी से बाहर आओ, हैंडल द सिचुएशन बाय टेकिंग इट फ्रॉम द स्क्रफ ऑफ द नेक, और सच बताओ। वो जो मुल्ला मौलवी है वो नाराज होगा, लेकिन आम मुसलमान खुश होगा। अगर इन्होंने ये नहीं किया, अगर प्रेजेंट लाइन पे चलते रहे ये, तो ये रेडिकल्स को फेवर, उनकी फेवर में जाता है। दे आर प्लेइंग राइट इनटू देयर हैंड्स। तो इन्हें समझाना पड़ेगा कि क्यों। देखिए ना, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सारा कुछ पॉलिटिकल क्लास के कंट्रोल से चलता है। तो वहां एक आदमी अकलमंद टॉप पे आ गया, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन अगर आप, स्वामी विवेकानंद ने बोला था, वी डोंट वांट नैम्बी पैम्बी आइडियाज। तो ये नैम्बी पैम्बी आइडिया है कि ऑल रिलीजन्स आर सेम, कुछ नहीं कर, कोई फर्क नहीं होता। एक वो एक नया इन्होंने जुमला घड़ा है कि तुम निराकार की करते हो, हम साकार की करते हैं। दिस इज ऑल नॉनसेंस। उन्हें सच्चाई बताओ कि ये आइडियोलॉजी का सच है, इसमें तुमने रहना है तो तुम जिहादी बनोगे, हम तुम्हें जेल में डालेंगे। इससे बाहर निकलना है तो इंसान बनोगे, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, हम आपको जो इंडिया का डिविडेंड है वो आपको मिलेगा। दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन। वो इधर एक पूछना चाहता हूँ कि जब हमारी लीडरशिप जिसके लिए हमने उनको चुना हुआ है, वो उनकी वजह से उधर नहीं बैठे हैं, वो आपकी वजह से, मेरी वजह से, हमारी भारत की जनता की वजह से बैठे हैं। वो अगर हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं करे, तो हम उसके ऊपर कैसे दबाव लेके आ सकते हैं? ये बहुत जरूरी है, और इसके लिए हम लोग को सबको मिलके क्या करना चाहिए ताकि ये लीडरशिप हमारे नैरेटिव के हिसाब से काम करे, भारत की माता की जनता की जो जरूरत है उसके हिसाब से काम करे। जी, इसके लिए
हमें क्या करना चाहिए, हमें उन पे प्रेशर डालना चाहिए। आप देखिए कि जो लोग 15% का पॉपुलेशन शेयर को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनकी रिप्रेजेंटेशन, हालांकि वो रिप्रेजेंट नहीं करते, वो उनको भी क्रश करके रखते हैं, लेकिन उनका प्रेशर बनाने का सिस्टम इतना स्मार्ट है, वो इतनी चालबाजी से सारा कुछ कंट्रोल करते हैं कि 15% को वो पैंडर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक हाथ कुरान, एक हाथ कंप्यूटर, इस तरह की बात वो कर रहे हैं। हम 80% होके इतने इनआर्टिकुलेट हैं कि हम अपनी बात को रख नहीं पा रहे, तो ये हमारी इनएबिलिटी है। उनकी इनएबिलिटी तो है, ये हमारी भी है। हमें प्रेशराइज करना पड़ेगा हर फोरा से, हर प्लेटफॉर्म से उन्हें बताना पड़ेगा कि अब ये सोशल मीडिया टाइम नहीं है कि हम तुम्हारी जो भी तुम बोलोगे उसे सुनेंगे। आप सच बोलोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं, हम उसे रिवियर करेंगे, नहीं हो तो हम तुम्हें फोर्स करेंगे कि हमारी बात मानो। वो आप ट्विटर पे कर रहे हैं, आप फेसबुक पे कर रहे हैं, आप यूट्यूब से कर रहे हैं, आप रियल लाइफ लेटर उनको लिख के कर रहे हैं, लेकिन इट शुड रीच देम कि दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क नाउ। ये झूठ नहीं चलेगा, हमें सच से चलना है। और लीडर भी वही होता है जो सच पे चलता है। दैट टाइम इज लॉन्ग गॉन नाउ जब झूठ पे चल सकते हैं। जी नीरज जी, इसके लिए हम लोग, आप है, संजय जी है, पुष्पेंद्र जी है, और आपके जैसे दूसरे नामी अनामी बहुत लोग हैं, तुफेल जी है, उनकी एक अम्ब्रेला संस्था बना के हम सब उसमें जुड़ जाए, दूसरे लोग, हाँ, आप लोग लीडरशिप लेवे और उनके ऊपर प्रेशर का काम करे। तो ये सुझाव आपको कैसा लगता है और उसके लिए आप क्या बोलेंगे? इसमें देखिए, पहली चीज तो मैं एडमिट करना चाहूंगा कि मैं लीडर मटेरियल नहीं हूं। आई एम नॉट अ लीडर। मैं जो बात मुझे पता है मैं बता सकता हूँ। मैं बेटर टीचर देन अ लीडर। तो और कोई लेना चाहे तो आई डेफिनेटली सपोर्ट हिम और हर। पर मुझे लगता है कि नई संस्था की बजाय जो पुरानी संस्थाएं हैं उनसे हमें काम लेना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फाइंड आउट न्यू ऑल्टरनेटिव्स। जैसा मैंने कहा कि वो 15% का रिप्रेजेंटेटिव होते हुए, ऑल्दो दे आर नॉट, वो गिने चुने से लोग हैं, लेकिन उन्होंने सारा सिस्टम हाईजैक कर रखा है, उसको दे आर होल्डिंग इट टू रैंसम। तो अपने यहाँ भी लीडर्स कुछ इस तरह का सिस्टम, लीडर्स शायद गलत शब्द है, कि हमें एक ग्रुप ऐसा तैयार करना पड़ेगा, एक नहीं, हमारे सैकड़ों ग्रुप वैसे ही होने चाहिए जो इस बात को पावर्स दैट आर उनको बता सकें कि इस तरह से इसे करो। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल द एग्स इन वन बास्केट, सबको करना चाहिए काम। थैंक यू नीरज जी। एक पब्लिक में से क्वेश्चन आया है नीरज जी, एक वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पंजाब में मेरे ख्याल से जलंधर में या लुधियाना में बहुत बड़ा चर्च बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा। जी, जलंधर में। और पंजाब जलंधर में में ये कन्वर्जन का काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। तो उसको कैसे टैकल किया जाए, आपको लगता है? वैसे तो ऑल ओवर इंडिया ये प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे ख्याल से पंजाब में सबसे ज्यादा लगती है अभी ये प्रॉब्लम। जी जी, पंजाब में सबसे ज्यादा है। और उसका रीजन है, वहां पर कांग्रेस सत्ता में बैठी है, और जब सत्ता का संरक्षण मिला होता है तो वो काम अपने आप बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसे अगर हम रोकना चाहते हैं तो पहले तो सत्ता परिवर्तन चाहिए होगा। और सत्ता परिवर्तन जब तक ऐसी पार्टी वहां नहीं आती जो इस सभ्यता को बचा के रखना चाहती है, तब तक तो ये वी कैनॉट चेंज इट। इंडिविजुअली हम जो थोड़ा बहुत कर सकते हैं वो करेंगे, बट दैट विल ऑलवेज बी टू लिटल टू लेट। वो पूरी स्पीड से काम कर रहे हैं। और आयरनी देखिए, मैं पंजाब में पला बढ़ा हूँ, मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि यहाँ पर जिहादी या मिशनरी सफल हो सकते हैं। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि कोई हिंदू और सिख को आपस में अलग अलग कर सकता है। लेकिन इट इज द पावर ऑफ प्रिंटेड वर्ड एंड स्टेट मशीनरी कि सारे काम मेरे देखते देखते हो रहे हैं, एंड दे आर इट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ माई आईज। तो जो स्टेट है दैट प्लेज अ डिसाइसिव रोल इन ऑल दिस, वहां से स्टार्ट होगा ये। सबको मालूम है, सोशल मीडिया पे तो बहुत प्रचलित है कि कांग्रेस एंटी इंडिया है, ट्रेटर लोग के साथ मिलके, एंटी इंडिया एलिमेंट के साथ मिलके इंडिया को तोड़ने का, इंडिया को बर्बाद करने का काम कर रही है। फिर भी हमारे लोग कांग्रेस को वोट क्यों देते हैं नीरज जी? जरा इसके ऊपर लाइट डालिए। जी जी, फिर से मैं आता हूं, जब ये सिखों का नरसंहार किया था दिल्ली में कांग्रेस ने, जी। तब मैं छोटा था, स्कूल में होता था। और लेकिन मुझे इतनी बुद्धि थी, मैंने कहा इसके बाद कभी कांग्रेस पंजाब में सत्ता में नहीं आ सकती। और फिर अब जब थोड़ा बड़ा हुआ हूं, जब अकल आई है, तो देखता हूं
कि कैसे कैसे काम होता है, कि उसी पंजाब में वही कांग्रेस सत्ता में भी आ गई कि जिसने सज्जन कुमार को, जगदीश टाइटलर को, कमलनाथ को फुल फ्री हैंड दिया था, और उनके आज भी जीवित हैं, जो आई विटनेसेस हैं वो आज जीवित हैं जिन्होंने उनको ये सब करते हुए देखा था। और स्टिल अभी देखिए आयरनी क्या है, जब यहाँ बात की जाती है ना कि कोई सिख इसके बारे में बोलेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, वो अपने आप पे तो पहला तो हम वहीं पे हार जाते हैं कि इसका मतलब एक्सटर्नल्स ज्यादा मैटर करते हैं इंटरनल से। दूसरी चीज कि अगर बीजेपी का कोई सिख मेंबर है, वो अगर कुछ कहता है तो उसे वो लेबल लगाते हैं, ये तो बीजेपी का है, ये लेबल लगाते हैं। लेकिन जो कांग्रेस की बात कर रहा है उसे कोई लेबल नहीं लगाता कि कांग्रेस की हो रहा है इसलिए सिखों का नहीं हो सकता। आप देखिए कितने लेवल पे मूर्खता हमारी समाज में आ चुकी है, और इस सारे का सारा नैरेटिव का पावर है, गलत एजुकेशन का पावर है। और जब तक हम इसे नहीं सुधारते तब तक ये चेंज नहीं आने वाला, तब तक जो समाज हम बचाने की बात करते हैं वो बचेगा नहीं इसमें। जी, एक क्वेश्चन और आया है कि हम कंपोजिट कल्चर की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से सोसाइटी डिवाइड हो रही है, अपने अपने बबल में हो रही है, ये कहाँ आगे जाए? देखिए कंपोजिट कल्चर की बात मैं तो करता नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा कल्चर कभी एग्जिस्ट नहीं किया। स्पेशली अगर आप गंगा यमुनी तहजीब की बात करें तो कभी थी नहीं, वो तो झूठ है, तो दैट शुड नॉट एग्जिस्ट। लेकिन जो आपका सेकेंड पार्ट है कि हम सारे अपने बबल में हैं, दैट इज एक सभ्यता के लिए वो बहुत डेंजरस है। लेकिन जो पावर्स इंडिविजुअल्स को मैनिपुलेट करना चाहते हैं उन्हें ये बहुत सूट करता है। और अनफॉर्चुनेटली हम एज सोसाइटी उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। रीजन बीइंग कि पेरेंट्स ने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको एब्डिकेट कर दिया, उनको छोड़ दिया है। तो दिस ब्लेम एंटायरली लाइज ऑन द फैमिली सिस्टम, जिन्होंने अपने बच्चों को मोबाइल फोन पकड़ा के अपनी ड्यूटी को सोच ले कि हमने पूरी कर दी। ये बहुत बड़ा थ्रेट है जो आपने बात की, इट इज वेरी वेरी डेंजरस। हम सारे घेटवाइज होते जा रहे हैं अपने अपने इंडिविजुअल बबल्स में, एंड विच इज अ श्योर इन्विटेशन फॉर मैनिपुलेटर्स। जी, इन्हीं महानुभाव का आगे ये इसी में पूछ रहे हैं, तो क्या हम एक बार फिर देश विभाजन की ओर बढ़ रहे हैं? इस बार देश का फिजिकल विभाजन तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन जो हमारे माइंड में विभाजन हो रहा है ना वो ज्यादा डेंजरस है। क्योंकि चर्चिल ने बोला था कि कॉलोनीज ऑफ फ्यूचर विल बी द कॉलोनीज ऑफ माइंड। तो माइंड को ही कॉलोनाइज करते जा रहे हैं, तो एज ज्योग्राफिकल एंटिटी तो शायद इंडिया एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर वो सफल हो गए तो जो हमारा माइंडसेट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, जो हमारी सभ्यता है वो हमारी नहीं होगी, वो कुछ और ही होगा। एक और क्वेश्चन आया है नीरज जी, डू यू थिंक दैट यूनिफॉर्म civil code is a realizable goal in current charged up socio-political climate? What are the challenges? Yes, it is absolutely achievable, वो तो हो जाएगा, that is not a major issue। अब 370 हम सोचते थे कि वो नहीं मॉडिफाई होगा, वो हो गया, 35A नहीं जाएगा, वो चला गया, तो सिमिलरली यूसीसी भी आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है सोचना ज्यादा जरूरी ये है कि वो कितने हमारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पाएगा, because I don't think that is a panacea for all the problems which we have right now। वो उसमें लाभ अधिक करेगा या नुकसान अधिक करेगा वो कहना बड़ा मुश्किल है। अभी तो मुझे लग रहा है कि वो हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव ना हो जाए, इसलिए आई एम नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ यूसीसी। A very interesting again question is, how do you think that antiquate notions of a religion that are not in sync with contemporary tolerant societies can be corrected? What can be done to stimulate movements for reform from within? लास्ट वाला पार्ट फिर पढ़ दीजिए। What can be done to stimulate movements for reform from within? तो बड़ा स्वीपिंग क्वेश्चन है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि वो किस चीज के बारे में स्पेसिफिकली पूछना चाह रहे हैं। तो व्हाट आई कैन, हाँ जी हाँ जी, बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं जहां की एंटीक्वेट नोशन ऑफ रिलीजन है
जो कि बेसिकली एब्राह्मनिकल रिलीजन के बारे में शायद बात कर रहे हैं, हाउ आर दे इन सिंक विद कंटेम्पररी टॉलरेंट सोसाइटी? हाँ, नहीं, इसमें पहला तो जो एजम्पशन है कि टॉलरेंट सोसाइटी है, कहाँ है टॉलरेंट सोसाइटी, मुझे बताइए, मैंने तो कहीं नहीं देखी। और नहीं, जैसे आजकल बात तो हम टॉलरेंट सोसाइटी की करते हैं, ह्यूमन राइट्स की करते हैं, टॉलरेंट सोसाइटी की करते हैं, तो इस संदर्भ में जो पुराना कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ रिलीजन है, स्पेशली क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, जो अदरिंग की बात करता है, हाउ आर दे रेलेवेंट? आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन। देखिए, वो कभी भी पहले भी रेलेवेंट नहीं थे, तब भी वो तलवार के दम पे ही फैले, और आज भी रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि जो ह्यूमन नेचर है वो सच को जानने के लिए उसमें एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, और ये जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है उसे स्कटल करते हैं, इसलिए दे हैव नेवर एवर बीन इन सिंक विद टॉलरेंट सोसाइटी एंड दे नेवर एवर विल बी। दे आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी इनटू एन इनटॉलरेंट वन। एक एक क्वेश्चन आया है, व्हाट आर, नीरज जी, आई हैव रेड योर बुक, व्हाट आर सम ऑफ योर फ्यूचर प्रोजेक्ट? माय फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, वो कुछ ऐसे हैं कि अगर मैं अनाउंस कर दूंगा तो आई विल बी पुटिंग माई सेल्फ एट अ मच लार्जर रिस्क, जी तो जी क्योंकि वो मैं पहले से एक्सपोज नहीं करना चाहता, तो आई विल अनाउंस देम व्हेन द टाइम कम्स। जी, सो वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। जी जी। जी, आई थिंक द क्वेश्चंस आर डन। नीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, एंड इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। और सनातन शक्ति देखने वाले सभी ऑडियंसेस से मेरा अनुरोध है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इट्स अ न्यू चैनल एंड वी रियली नीड योर सपोर्ट। जी, नीरज जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। विजेता जी, नीलेश जी, आपका बहुत आभार मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और मैं फिर से दर्शकों को कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, सनातन शक्ति को, और ऐसे जितने लोग अपनी अपनी एफर्ट्स डाल रहे हैं उनका भरपूर सहयोग करें। जी, नमस्ते जी। नीरज जी, जय श्री आपका कृष्ण। खूब खूब धन्यवाद, आप आए और वापस भी प्लीज आते रहिए, आपका लाभ देते रहिए हमको और पब्लिक को। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।